हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आज है डे 18 और आज आप लोगों के लिए भी मैं आज भी लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चंस मिक्स करके लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 18, सक्सेस डजंट जस्ट कम एंड फाइंड यू, यू हैव टू गो आउट एंड गेट इट। सक्सेस आपको जाके ढूंढता नहीं है, आपको सक्सेस को ढूंढना पड़ता है। गो एंड गेट आउट, गो आउट एंड गेट इट। आप बाहर निकलेंगे, यानी कि जब आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तभी आप सफलता पा पाएंगे। चलिए इसी कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। Who has described Paradise Lost as the dream of a Puritan fallen asleep over his Bible? Paradise Lost जो कि मिल्टन ने लिखी थी अपने जीवन के लास्ट फेज में, जब लिखी गई थी, इट हैड ओनली 10 बुक्स। लेटर ऑन इट वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू 12 बुक्स, 12 बुक्स में हुआ। इट इज़ कॉल्ड अ 10 पाउंड एपिक। ये मिल्टन ने लिखी थी, इसकी थीम है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। और मिल्टन की पोएम को लेमर्टीन ने कहा है अ ड्रीम ऑफ a Puritan fallen asleep. आज चश्मा नहीं लगा रखा ना मैंने। A dream of a Puritan fallen asleep over his Bible। तो ये लाइंस कही हैं लेमर्टीन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Who described Milton as the mighty-mouthed inventor of harmonies and God-gifted organ voice of England? किसने मिल्टन के लिए ये कहा है कि he is the mighty-mouthed inventor of harmonies? किसने कहा है मिल्टन के लिए ऐसा? मिल्टन के लिए ये कहा गया है, ये कमेंट करा है टेनिसन ने। ये जो बात है ये कही गई है टेनिसन के द्वारा। टेनिसन ने मिल्टन को माइटी माउथड इन्वेंटर ऑफ हार्मनीज जो है वो कहा है। वैसे एक बात है, जितने भी लोग हैं, जितने उनको जो है महान लोग हैं, प्रेज़ करने वाले जितने हैं उतने ही उनसे नफ़रत करने वाले बहुत हैं। मगर ऐसा देखा जाता है कि प्रेज़ करने वाले की जगह जितना जो है उससे तो मिलती ही है, जो प्रशंसा से जो है कामयाबी, मगर उससे भी मिलती है जो वो लोग भी बहुत जो है इसमें फेमस हो जाते हैं, जो किसी फेमस बंदे के ऊपर कुछ ना कुछ बोलते हैं। मतलब ये तो तारीफ थी फिर भी। Penseroso after banishing deluding joys welcomes the goddess। Penseroso after banishing deluding, आप देख रहे हैं Penseroso जो पोएम है, ये कंपेनियन पोएम्स हैं पेंसिरोसो एंड अलीग्रो जो मिल्टन ने लिखी हैं। विदाउट एनी ट्रेस ऑफ प्यूरिटनिज्म हैं ये पोएम्स। होटन पीरियड में मिल्टन ने ये पोएम्स लिखी हैं, जिनमें अलीग्रो में वो गॉडेस यूफ्रोसाइनी को इन्वोक करते हैं और पेंसिरोसो में जिसका मीनिंग है पेंसिव मैन, उसमें वो डेल्यूडिंग जॉयज़ को डेल्यूडिंग कहा है, यानी कि जो धोखा देने वाले होते हैं उन्हें डेल्यूडिंग जॉयज़ कहा है। और गॉडेस मेलंकली को इन्वोक करा है, तो मेलंकली को गॉडेस कह के जो है वो इन्वोक करा है। तो इसका आंसर है मेलंकली। और वैसे भी जिस समय मिल्टन ये पोएम लिखते थे और एलिजाबेथन एज में ये माना जाता था कि अगर किसी का टेम्परामेंट मेलंकलिक है तो इट मीन्स ही हैज़ आर्टिस्टिक टेम्परामेंट। Servant of God, well done, well hast thou fought the better fight, whose single hast maintained against revolted multitudes than they in arms। Where do these lines appear? जितने भी गॉड के सर्वेंट्स थे उन्होंने बहुत अच्छा किया, द बेटर फाइट, वो बहुत अच्छे से लड़े। हु सिंगल हैज मेंटेन अगेंस्ट रिवोल्टेड मल्टीट्यूड्स, कि वो जो हज़ारों की संख्या में जिन्होंने रिवोल्ट किया था उनके साथ लड़े, जिन उनके पास आर्म्स नहीं थे, जिनसे वो जो लड़ रहे थे। अब ये जो लाइंस हैं ये पैराडाइज लॉस्ट बुक 6 की लाइंस हैं। पैराडाइज लॉस्ट बुक 6 की वो लाइंस हैं जिसमें गॉड और फॉलन एंजल्स के बीच में हुई लड़ाई के बारे में बताया जा रहा है। मतलब फॉलन एंजल्स तो वो जब उनको नर्क में फेंक दिया गया तब हुए थे फॉलन शेरब्स,
लेकिन उससे पहले ही। The next question is, Milton's Puritanism is revealed in the thundering condemnation of Saint Peter against the corrupt clergymen of his times. Milton के Puritanism किसमें जो है थंडरिंग कंडेम्पशन जो है हमें देखने को मिलता है करप्ट क्लर्जीमैन का उनके समय में, कॉमस में, लाइसिडास में, पैराडाइज लॉस्ट में या पैराडाइज रीगेन्ड में। इसका आंसर जो है सरप्राइजिंगली दैट्स लाइसिडास। लाइसिडास में मिल्टन ने अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री बताई है। मिल्टन ने लाइसिडास में जो उस समय के करप्ट क्लर्जीमैन हैं उनको जो है उनके ऊपर एक कहीं ना कहीं उनको भी इसमें उन्होंने जो है टारगेट पे जो है वो लिया है, और उन्होंने जो है इसमें लाइसिडास में जो उस समय के करप्ट क्लर्जीमैन थे उन पर निशाना साधा है अपनी पोयम लाइसिडास के माध्यम से। Milton's devil as a moral being is far superior to his God who said। आप देख रहे होंगे इसमें ये 3 ऑप्शंस दे रखे हैं और इसका आंसर है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, इनमें से किसी ने भी ये चीज़ नहीं कही है। ये आपको कुछ बुक्स में या कुछ प्रैक्टिस सेट्स में ये मिलेगा। ये जैसा था वैसे ही मैंने इसे टाइप करवा दिया, क्योंकि मिल्टन्स डेविल एज अ मॉरल बीइंग इज़ फार सुपीरियर टू हिज गॉड ये कहा है शेले ने, और शेले ने अपनी पोयम डिफेंस ऑफ पोइट्री में कहा है। और ये है कि भाई मिल्टन का जो डेविल है वो कहीं जो है वो गॉड से कहीं ज़्यादा सुपीरियर है। तो ये जो कही गई हैं लाइन्स ये शेले के द्वारा कही गई हैं, इसीलिए इसका आंसर है नन ऑफ दीज। अगर कहीं आपको, मैंने खुद ये प्रैक्टिस सेट्स में और बुक्स में हैज़लिट देखा है, इसीलिए मैंने सोचा इसे ठीक करवा दूँ। वैसे ऐसा तो है नहीं कि मैं भी गलती मुक्त हूँ, गलतियाँ तो मुझसे भी काफ़ी सारी हो जाती हैं, लेकिन कोशिश तो यही रहती है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ जो हैं वो ना कर पाऊँ। इंसान हूँ, दूसरे ग्रह की प्राणी नहीं हूँ, इसलिए कभी कभी गलती हो जाती है। अब बस गलती बहुत जल्दी पकड़ी जाती है, फिर मुझे बड़ी अजीब सा लगता है। चश्मा लगा ही लूँ, बिना चश्मे के दिख ही नहीं रहा, ठीक है ना। आँखें जो हैं वो परेशान करने लगी, तो अब चश्मा लगा के ही पढ़ाऊँ। They hand in hand with wandering steps and slow, though Eden took their solitary way. These are the concluding lines of ये दो hand in hand with wandering steps and slow कि बेचारे ये एक एडम एंड ईव का वर्णन किया गया है, बेचारे हाथों में हाथ लेके गर्दन झुका के चले जा रहे हैं। तो ये है पैराडाइज लॉस्ट बुक 12 की कहानी है ये, जिसमें बेचारों का लॉस ऑफ ईडन जो है उन्हें निकाल दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। तो ये बुक 12 की कहानी है। Now the next question is, in which work does the following lines occur that with no middle flight intends to soar? ये लाइन्स मिल्टन ने लिखी हैं। ये उनका मानना था कि ही वॉन्टेड टू राइट एन एपिक। अपनी ज़िंदगी में बहुत पहले ही वॉन्टेड टू राइट एन एपिक। वो एपिक लिखना चाहते थे किंग आर्थर पे, बट अपने काफ़ी लंबे समय बाद जब सिविल वॉर की वजह से, क्रॉमवेल की गवर्नमेंट में आने की वजह से ही स्टॉप्ड राइटिंग पोएम्स। और उसके बाद कहीं मोनार्की इस्टेब्लिश होने के बाद कहीं जाके उनकी पैराडाइज लॉस्ट आई, उनके जीवन के बिल्कुल एंड पीरियड में पैराडाइज रीगेन्ड, सैमसन एगनिस्टिस। तो उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी, और इसके लिए उन्होंने कहा, क्योंकि ये सेकेंडरी एपिक है यानी कि लिटरेरी एपिक है, कि मैं चाहता हूँ कि ये जो एपिक है नो मिडल फ्लाइट दैट शुड बी सुपीरियर टू, मतलब हर चीज़ से सुपीरियर होना चाहिए। तो ये इन्होंने कहा है पैराडाइज लॉस्ट के लिए। द प्लॉट ऑफ सैमसन एगनिस्टिस इज टेकन फ्रॉम। सैमसन एगनिस्टिस जो मिल्टन की कहानी से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, और मैंने आपको ये बताया था मिल्टन ने इस पोयम को ड्रामेटिक पोयम जो है वो कहा है। उन्होंने इस पोयम को, इन्होंने इसको ड्रामा नहीं कहा, मिल्टन ने इसे पोयम कहा था।
बुक्स में आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं कि भाई वो ये क्लोजेट ड्रामा है, ये ग्रीक ट्रेजेडी है। बिल्कुल सही बात है, ये ग्रीक ट्रेजेडी है क्योंकि इसमें यूनिटी ऑफ टाइम एक्शन है, इसमें भी तीनों यूनिटीज़ को फॉलो करा गया है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है वो बिल्कुल सीरियस ग्रीक ट्रेजेडी वाला ही पैटर्न जो है वो करा गया है। ऑटोबायोग्राफिकल है, क्लोजेट ड्रामा है, पढ़ने के लिए लिखा गया है, लिखने के वो स्टेज पे करने के लिए नहीं है, लेकिन स्टेज डायरेक्शंस, कोरस का आना, वो सब जो है वो बिल्कुल ग्रीक ट्रेजेडीज़ की तर्ज पर है। लेकिन मिल्टन ने इसे माना था पोयम, मिल्टन ने इसे पोयम माना था। ये तो बाद में क्रिटिक्स ने इसको जो है वो ड्रामा की वो जॉनरा में करा है, मिल्टन ने इसे पोयम कहा। आप चाहें तो जितने भी आर्टिकल्स जो हैं वो इस पे लिखे हुए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। देखिए, द प्लॉट ऑफ सैमसन एगेनिस्टिस इज टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ जजेस, ये लिया गया है द बुक ऑफ जजेस से। Whom did Milton call sons of Belial flown with insolence and wine? किस में मिल्टन ने सन्स ऑफ बिलायल जो है कह के किनको सन्स ऑफ बिलायल कहा है? मिल्टन ने सन्स ऑफ बिलायल कहा है कोर्टियर्स को। जो कोर्टियर्स थे, कोर्ट राइटर्स ऑफ द रेस्टोरेशन, कोर्ट द राइटर्स ऑफ द प्री रेस्टोरेशन, द सोल्जर्स, द राइटर्स ऑफ द एलिजाबेथन एरिया। जी नहीं, ये कहा गया है कोर्ट राइटर्स ऑफ द रेस्टोरेशन। ये कोर्ट राइटर्स ऑफ द रेस्टोरेशन यानी कि चार्ल्स सेकंड के दरबार के जो राइटर्स थे उनको कहा गया है सन्स ऑफ बिलायल, कि वो बिलायल के कि जो बिलायल के मानने वाले हैं, बिलायल तो फॉलन एंजल, बिलायल के मानने वाले हैं, और जिस तरीके से बिलायल पथभ्रष्ट है ऐसे ही ये भी बिल्कुल पथभ्रष्ट है। Now the next question is, tonight will be a stormy night, you to the town must go, these lines have been taken from। ये क्वेश्चन जो है इसमें है कि आज का रात बहुत ही स्टॉर्मी नाइट होने वाली है और तुम जो है वो टाउन जाओ। ये लाइंस वर्ड्सवर्थ की पोएम लूसी ग्रे की लाइंस हैं, ये लूसी ग्रे की लाइंस हैं, ये वाली पोएम। लूसी ग्रे वो पोएम है जो वर्ड्सवर्थ की जो लूसी पोएम्स हैं उनसे अलग है। ये एक रियल इंसिडेंट पर आधारित है जो वर्ड्सवर्थ की सिस्टर डॉर्थी ने उन्हें बताया था, जिसमें एक बच्ची जो है वो तूफान एवलांच में फंस जाती है और किस तरीके से, मतलब उसमें उन्होंने ये है कि स्टोरी की वो उसके पच्चीन आज भी दिखाई देते हैं और वो चलती जाती है और पीछे मुड़कर नहीं देखती है। तो ये कहानी, ये जो लाइंस हैं ये ली गई हैं लूसी ग्रे से। नेम वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी द प्रिल्यूड। हालांकि जब वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी थी उन्होंने इसे कोई नाम नहीं दिया था, उन्होंने कहा था पोएम टू कॉलरिज, लेकिन बाद में इसको प्रिल्यूड कहकर पब्लिश किया गया और ये पोएम कहलाती है वर्ड्सवर्थ की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी। तो ये इसका आंसर है दैट इज द प्रिल्यूड। इसका आंसर है प्रिल्यूड। The ancestral land of Michael in the poem Michael is dash in the end। Michael जो पोएम है उसमें भी वर्ड्सवर्थ ने इम्पैक्ट ऑफ नेचर दिखाया है कि जब इंसान नेचर से दूर चला जाता है तो कैसे वो उसके ऊपर करप्टिंग इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है सोसाइटी का और इन चीज़ों का। माइकल जिसका बेटा ल्यूक उससे दूर चला जाता है और वो सारी जो लैंड है, माइकल की जो कॉटेज है उसका नाम है इवनिंग स्टार, और माइकल की जो लैंड है वो लास्ट में सोल्ड आउट हो जाती है। तो इसका आंसर है दैट इज सोल्ड आउट। नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न। ये पील कैसल वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी थी जो उन्होंने पेंटिंग देख, ब्यूमॉन्ट की पेंटिंग देखकर, जिसमें एक पील कैसल है समुद्र के बीच में खड़ी है और समुद्र जो है वो जितना बाहर से शांत लग रहा है अंदर से उतना ही जो है वो ख़तरनाक है। उस पर लिखा है, ये पोएम लिखी है उन्होंने पील कैसल, और ये जो है नॉट विदाउट होप वी सफ़र एंड वी मॉर्न, कि चाहे हम सफ़र करते हैं, चाहे हम विलाप करते हैं, लेकिन तब भी हमारे दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद ज़रूर होती है, और इसका आंसर है दैट इज़ पील कैसल।
द स्कूल रेफर्ड टू इन द बुक सेकेंड ऑफ द प्रिल्यूड, बुक सेकेंड में प्रिल्यूड में जो स्कूल बताया गया है दैट इज़ हॉकशेड स्कूल। इस स्कूल ये जो स्कूल बताया गया है दैट इज़ हॉकशेड स्कूल, जिसका वर्णन वर्ड्सवर्थ ने अपनी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी में किया है। स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज वन फाइन मॉर्निंग, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेरी ब्रिज। ये जो लाइन है स्टैंडिंग ऑन अ ब्रिज वन फाइन मॉर्निंग, इस ब्रिज का नाम क्या है? इस ब्रिज का नाम है वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पे ये लाइंस जो है उस पर कंपोज की गई हैं। इन मीट्रिक मूवमेंट एंजैम्बमेंट मीन्स, मीट्रिक मूवमेंट में एंजैम्बमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्ट्राइडिंग ओवर, बिना किसी कॉमा, बिना किसी उसके, जब वन लाइन एक लाइन में जो है, देखिए एंजैम्बमेंट ये जो होता है दैट इज स्ट्राइडिंग ओवर, यानी कि कूदते हुए जो चलना होता है, ये एक रिद्म का जो है वो पैटर्न बताया गया है। एंजैम्बमेंट मीन्स होता है बिना किसी कोई भी पंचुएशन मार्क के, तो दैट इज स्ट्राइडिंग ओवर उसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन लेने का एक रीज़न ये था कि इसे भी मैंने जो है वो बुक्स में इसका आंसर जंपिंग थॉट्स जो है वो देखा है, तो इसीलिए मैंने इसका जो मीनिंग होता है दैट इज स्ट्राइडिंग ओवर, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। A presence that disturbs me with the joy of elevated thoughts, ये बहुत ही फेमस लाइंस हैं, वर्ड्सवर्थ की पोएम टिंटन एबे से ली गई हैं। और ये पोएम एक टिंटन एबे एक ऐसी पोएम है जिसपे वर्ड्सवर्थ ने अपना लव फॉर नेचर दिखाया है। स्टेजेस ऑफ लव, स्टेजेस ऑफ हिज लव फॉर नेचर जो है उन्होंने दिखाई है इसमें टिंटन एबे में, और ये लाइंस उसी में से ली गई हैं, लाइंस रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे। To whom Wordsworth wrote, every great poet is a teacher. I wish either to be considered as a teacher or as nothing. किससे वर्ड्सवर्थ ने ये कहा है कि हर ग्रेट पोएट एक टीचर होता है, and I wish either to be considered as a teacher or as nothing. ये वर्ड्सवर्थ ने किससे कहा है? ये कहा है वर्ड्सवर्थ ने कि भाई हर पोएट, ग्रेट पोएट जो है वो टीचर है, और मैं जो है या तो टीचर होना चाहता हूँ या कुछ भी नहीं होना पाता। ये वर्ड्सवर्थ ने कहा है अपने लेटर में सर ब्यूमॉन्ट को, तो ये लाइंस कही गई हैं सर ब्यूमॉन्ट को, उन्होंने ये लिखा है, देखिए लिखा हुआ है टू हुम वर्ड्सवर्थ रॉट, तो वर्ड्सवर्थ ने ये लिखा है सर ब्यूमॉन्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Who defined romanticism as the reawakening of the Middle Ages? किसने रोमांटिसिज्म को कहा है कि मध्यकालीन युग दोबारा से जो है वो जाग गया है? ये कहा है, ये लाइंस हैं हेन की, ये इनकी लाइंस हैं, इन्होंने कहा है ये वाली बात। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एरर्स हैं और अब मैं आपको इन एरर्स का एक एक जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ आप लोग प्लीज़ उसे ध्यान से सुनिएगा। दिस इज द सेम स्टोरी विच आई हर्ड फ्रॉम हिम यस्टरडे। अगर सेंटेंस में द सेम वर्ड आता है, ये कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया है, अगर द सेम आता है तो उसको जो फॉलो करता है वो फॉलो करता है जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है दैट इज दैट। तो आप खुद ही देखिए, दिस इज द सेम स्टोरी, चूंकि यहाँ पे सेम स्टोरी है तो यहाँ हम विच नहीं लिख सकते, यहाँ आएगा दैट, तो यह आंसर है इसका बी। द सेम को फॉलो करता है दैट, रिलेटिव प्रोनाउन दैट। Now the next question is what to speak of food even water was not available। ये बिल्कुल जैसे हम हिंदी बोलते हैं ऐसे ही उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर, अरे खाने की तो क्या कहें, किसी ने पानी भी नहीं पूछा। तो इंग्लिश में ऐसा नहीं बोलते हैं, what to speak of नहीं होता, not to speak of होता है। not to speak of food, अरे खाने की तो क्या कहें, उसने तो पानी भी नहीं पूछा, तो what to speak of की जगह आएगा not to speak of। Now the next question is the smell of cooking told them there was a meal in the offing। कि भाई खाने की सुगंध से पता चला कि भाई खाना पक रहा है। The smell of cooking told them what, तो ये noun clause told them that,
told them that, यहाँ पर ये जो क्लॉज आएगा वो नाउन क्लॉज है, और नाउन क्लॉज को जोड़ने के लिए आप एक कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, वो कंजंक्शन है that, इसीलिए आंसर है बी। The passerby told us where was the marriage hall and even led us to it. अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनिएगा। The passerby told us, ये इनडायरेक्ट उसमें कहा गया है। The passerby told us, तो यहाँ पर वेयर वॉज नहीं आएगा। जब इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है तो सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में आता है, तो ये आएगा वेयर द मैरिज हॉल वॉज, तो ये वॉज उठ के इसके बाद आ जाएगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट नरेशन है। क्वेश्चन नंबर 5, टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। अब पता नहीं क्या डिस्कस कर रहे होंगे। द टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगाया जाता, दैट इज सुपरफ्लुअस। डिस्कस करने के लिए ये एक रेडेंडेंट एक्सप्रेशन है, अगर हम डिस्कस के साथ अबाउट लगाते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, his tradition bound attitude was a constant source of dissatisfaction among the younger members of the family. His tradition, भाई वो इतना ज़्यादा परंपरागत उसका एटीट्यूड है कि भाई यंगर मेंबर्स के बीच में वो एक डिससेटिस्फैक्शन जो है लोगों को रहता है। तो कांस्टेंट सोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन अपने साथ जो लेता है वो लेता है टू। His tradition bound attitude was a constant source of dissatisfaction to, among नहीं, dissatisfaction to the younger members, तो ये अपने साथ preposition लेगा to, तो इसका आपका जो ऑप्शन हो गया ये हो गया C। The well-known pianist had to practice for several hours a day even after he rose to fame। अब आप इसमें ये देखिए, ये practice है, practice is a noun, प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस नाउन है। अगर इसे प्रैक्टिस मतलब अभ्यास, ये एक नाउन है। अगर इसे वर्ब बनाना है तो ये होगा प्रैक्टिस, ऐसी अभ्यास करना। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है हैड टू के बाद आती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अब आप खुद देखिए, द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस, तो सीई की जगह हो जाएगा एसई, तो आपका इसमें ऑप्शन आएगा बी। बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरिड सम मेडिसिन्स, खाने के अलावा पिलग्रिम्स तीर्थयात्री अपने साथ मेडिसिन्स भी ले गए। बिसाइड का मतलब होता है के बराबर में, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, तो इसमें आएगा यहाँ पर बिसाइड्स। ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, अगर किसी भी सेंटेंस में सिंस आ रहा है, टाइम बता रहा है, सिंस आए टाइम बताए, तो ईदर परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ही एट, ही हैज़ ईटन नथिंग, उसने कल से कुछ नहीं खाया है, तो यहाँ पर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर सिंस ही हैज़ ईटन नथिंग। तो ये वैसे तो ये ईटन पीटन अजीब से लगते हैं, मगर ये इसका है कि अगर सिंस आ रहा है और बताया जा रहा है तो उसमें आप लगाएंगे परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। After making me wait for 2 agonizing hours, the great man called me in and asked me what do I want। भाई मुझे 2 घंटे तक वेट कराने के बाद ग्रेट मैन ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा मैं क्या चाहता हूँ। ये क्वेश्चन तो पूछा नहीं जा रहा, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। आप किसी की बात को बता रहे हैं तो पहली बात, जब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब्स नहीं लगते और ये पास्ट टेंस में हो जाएगा, तो व्हाट आई वांटेड, तो इसका आंसर है सी। Unless you do not give the keys of the safe, you will be shot। अगर तुम सेफ की जो चाबियां नहीं देते तो तुम्हें उड़ा दिया जाएगा। अब अनलेस का अपने आप ही मतलब होता है नॉट,
तो उसमें से डू नॉट जो है वो हटा देंगे, अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ। तो ये जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बताती हूँ, एक बार अगर आप इन्हें लिख लेंगे, और अगर लिखने का समय नहीं है तो आप जो है इन्हें बार बार सुन भी लेंगे, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प जो है वो मिल जाएगी। Of the billions of the stars in the galaxy, how much are suitable for life? Stars बहुत सारे, इन्यूमरेबल स्टार्स होते हैं, स्टिल वो काउंटेबल माने जाते हैं, उनके साथ मच नहीं लगाते, उनके साथ लगाया जाता है मैनी। तो इसीलिए यहाँ मच नहीं आएगा, ये बी पार्ट में है, यहाँ मैनी का यूज़ जो है वो किया जाएगा। A hot and a cold spring was found near each other. देखिए, अगर डिटर्मिनर्स दोनों के पहले आ रहा है, दोनों सब्जेक्ट्स के पहले आ रहा है, तो इसका मतलब दो सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि प्लूरल हो गए। जब एंड से जुड़े दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स जब एंड से जुड़ते हैं तो वो प्लूरल हो जाते हैं, और इसीलिए यहाँ वॉज ना आके वर का यूज़ जो है वो किया जाएगा। तो इसमें सी पार्ट में एरर है। He never has and never will take such strong measure. अगर दो ऑक्सिलरी वर्ब्स आ रहे हैं, दोनों अपने साथ अलग अलग मेन वर्ब लेते हैं, तो दोनों के साथ आप मेन वर्ब का यूज़ करते हैं। मान लीजिए दो ऑक्सिलरीज आ रहे हैं, दोनों एक ही वर्ब लेते हैं, तो उसे लास्ट में लगा दीजिए। लेकिन यहाँ हैज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है और विल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेता है, तो इसीलिए यहाँ आएगा ही नेवर हैज़ टेकन एंड नेवर विल टेक। तो यहाँ पर टेकन का यूज़ किया जाएगा। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 15। वी कांट हार्डली बिलीव। हार्डली अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है। अब नेगेटिव वर्ड के साथ नॉट का यूज़ नहीं करेंगे, तो ये आएगा वी कैन हार्डली बिलीव। तो यहाँ आएगा वी कैन हार्डली बिलीव दैट द सिचुएशन इज सो सीरियस एज टू जस्टिफाई सच प्रिकॉशंस एज यू हैव टेकन। तो ये यहाँ पर आएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहूँ, कल वो फ्रेंच टीचर वाला जो था, मैंने उसमें ऊपर वाले पार्ट में लिखवा दिया, उसमें हाँ जी बी पार्ट में भी है, क्योंकि उसमें गिव्स जो है वो लगेगा, लेकिन मैंने वो एक ही पार्ट में करा दिया। अब दो पार्ट में हो जाएगा तो एफ हो जाएगा ना, तो इसीलिए हो सकता है वो कल टाइपिंग एरर रही हो, वरना वो उसमें भी है। आप जिन जिन लोगों ने उसमें भी पॉइंट आउट करा है, फ्रेंच टीचर के अलावा उसमें गिव्स भी है, तो उसमें भी पार्ट में एरर जो है वो फाइंड आउट की जा सकती है। अनुराग इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ। अनुराग जो है वो मात खा जाता है अपनी पत्नी से, हु इज मच क्लेवर एंड मोर अम्यूजिंग देन ही इज। अगर किसी भी सेंटेंस में देन आता है तो इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जा रहा है। अब यहाँ अनुराग को उसकी पत्नी से कंपेयर कर रहे हैं। मच क्लेवर आय की जगह आएगा क्लेवरर। अब आप सोच रहे होंगे भाई मच लगाएं या ना लगाएं। मच एम्फेसाइज करने के लिए लगाया जाता है, मोर के पहले भी मच लगाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए। हु इज मच क्लेवरर एंड मोर अम्यूजिंग देन ही इज, तो क्लेवरर वर्ड का यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज डिफिकल्ट टू मेक फ्रेंड्स विद हर। उससे दोस्ती करना बहुत मुश्किल है। शी इज कॉन्स्टेंटली इन द ऑफेंसिव। इन द ऑफेंसिव नहीं होता, ये सही जो फ्रेजल वर्ब है उसका मतलब होता है, इसका सही जो सही इसको बोलते हैं ऑन द ऑफेंसिव, जिसका मतलब होता है हमेशा लड़ने को तैयार। हमेशा जो है जो लोग लड़ने को तैयार रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ऑन द ऑफेंसिव। ठीक है जी, तो ये हो गए आपके 17 क्वेश्चंस। अब आगे देखते हैं 18। आई कांट सी मच लाइकलीहुड बिटवीन हिम एंड हिज फादर। सबसे पहले चलिए बात करते हैं ये लाइकलीहुड क्या है। लाइकलीहुड का मतलब होता है संभावना। तो आई कांट सी मच लाइकलीहुड कि मैं उसके और उसके पिता के बीच में ज़्यादा संभावना नहीं देखता हूँ। तो ये आप बात कर रहे हैं समानता का, ये होता है मेलाप्रोपिज्म, इंग्लिश की टांग तोड़ना। तो ये लाइकलीहुड नहीं है, दैट इज लाइकनेस।
तो यहाँ होगा लाइकनेस कि समानता। तो आई कांट सी मच लाइकनेस बिटवीन हिम एंड हिज फादर। व्हेन इंग्लिश के वर्ड्स को गलत जो है वो यूज़ किया जाता है, तो यहाँ भाई लाइकलीहुड भी अपने आप में एक वर्ड है, लेकिन लाइकलीहुड यहाँ पे बिल्कुल जो है इनएप्रोप्रिएट है, क्योंकि लाइकलीहुड जो होता है वो संभावना के लिए यूज़ किया जाता है। दैट स्टोर हैडंट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। उस स्टोर में इतने अच्छे गुड्स नहीं है। फिर मैंने आपको बताया था हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड में दोबारा से नॉट नहीं लगाएंगे, तो हैड लिखेंगे, नॉट नहीं लिखेंगे। मील्स विल बी सर्व्ड आउटसाइड ऑन द टेरेस। मील्स बाहर सर्व किए जाएंगे, वेदर अलाउइंग। जो करेक्ट जो स्ट्रक्चर है वो होता है वेदर, इफ वेदर परमिटिंग। वेदर अलाउइंग नहीं होता, वेदर परमिटिंग होता है। तो यहाँ पे अगर इफ वेदर परमिटिंग मील्स विल बी सर्व्ड आउटसाइड ऑन द टेरेस, तो इसका आंसर है सी। नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगैन टू रेन। अब नो सूनर के बाद हैड तो लगी रहा, अच्छी बात है भाई कि इसके बाद एडवर्ब के बाद उस इन्वर्जन फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नो सूनर को जो फॉलो करता है वो करता है देन, तो इसीलिए यहाँ आएगा देन। तो इसी के साथ आज की क्लास जो है वो समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।